So hello everyone. So this is CS Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. तो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हो, बढ़िया हो, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस चल रही है और आपके प्रिपरेशंस को और अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसे 800 का दैट इज रिवीजन सीरीज। तो ऐसे 800 की जो सीरीज है, 3 स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे 800 में, ऐसे 800, 805, 810। तो देर आर 3 स्टैंडर्ड्स इन द सीरीज और तीनों ही स्टैंडर्ड्स में क्या सर अमेंडमेंट्स हैं और इस बार सीए फाइनल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों स्टैंडर्ड्स के अमेंडमेंट्स कम रिवीजन कंसोलिडेटेड में लेकर आया हूं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आप मान के चलो इस वीडियो से आपको एग्जाम में कम से कम, आई बिलीव कम से कम 8 नंबर तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत ही कम समय में आपके तीनों स्टैंडर्ड्स का अच्छे से रिवीजन होने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक करो और अपनी हाजिरी यहां पे जमा करो कि मुझे पता चले कि हाँ भाई आप बहुत ही सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हो। ये जो पार्टिकुलर रिवीजन अपन करने वाले हैं, दिस वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम माय सीए फाइनल ऑडिट रिवीजन नोट्स। ठीक है ना, सीए फाइनल ऑडिट समरी नोट्स से अपन क्या करने वाले हैं सर, पूरा का पूरा रिवाइज करने वाले हैं। तो इसका जो लिंक है नोट्स का, दैट आई हैव गिवन यू इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद मेरे साथ रिवीजन कर सकते हो। तो सबसे पहले ऐसे 800 स्टैंडर्ड बात किस चीज की करता है सर? तो स्टैंडर्ड बात किस चीज की करता है देखना, स्पेशल कंसिडरेशंस, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ओके, तो स्पेशल कंसिडरेशंस, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अब देखना सर, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता क्या है? सो डू रिमेंबर, हमने ऐसे 700 में ऐसा किया था, हमने ऐसे 700 में ऐसा सीखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। एक होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, एक होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, अब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क इज द फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द जनरल यूजर्स। तो जो जनरल यूजर्स होते हैं, जो कॉमन यूजर्स होते हैं, उनके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिजाइन की जाती है, जो फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। मगर अगर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक यूजर की स्पेसिफिक नीड है, किसी स्पेसिफिक यूजर की स्पेसिफिक नीड है और आप उस पार्टिकुलर यूजर के नीड्स के हिसाब से किसी फ्रेमवर्क को डेवलप कर रहे हो, किसी फ्रेमवर्क को अप्लाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। और उस वक्त मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे 700 सिर्फ और सिर्फ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को कवर करता है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को कवर करने के लिए वी हैव ऐसे 800। ठीक है ना, और हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं सर, ऐसे 200 से लेकर 700 सीरीज तक के जितने भी स्टैंडर्ड हैं, वो सारा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को ही कवर करता है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए वी हैव ऐसे 800। ओके सर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है, वो कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है। तो एबीसी इज एक्वायरिंग डीईएफ। अब हो सकता है यहां पे एबीसी डीईएफ को बोले कि तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट तूने जो बनाया है, तूने अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया है, बट तू एक काम कर, तू ऐसे ऐसे करके मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के मुझे दे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल तूने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है वो तूने एक्रुअल बेसिस फ्रेमवर्क फॉलो करके बनाया है, एक्रुअल की जगह कैश बेसिस के हिसाब से मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे। हो सकता है एक फॉरेन इन्वेस्टर है और फॉरेन इन्वेस्टर किसी इंडियन कंपनी को एक्वायर कर रहा है, तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो वो फॉरेन इन्वेस्टर क्या बोलेगा कि भाई तूने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो वो तो इंडियन लॉस के हिसाब से बनाया है, उस वाले फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया है। अब हमारे देश के अकॉर्डिंग जो फ्रेमवर्क यूज होता है उस हिसाब से तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे। तो यहां पे ऐसे 800 लग जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के आप देखोगे सर 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये तीनों एग्जांपल्स मॉड्यूल के एग्जांपल्स हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, जिसको याद करने का तरीका है आरसीसी, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के 3 एग्जांपल्स, दैट इज यू विल रिमेंबर इट इज आरसीसी। आरसीसी मतलब सर आर फॉर रेगुलेटर, आर फॉर रेगुलेटर, कि सर अगर किसी रेगुलेटर ने कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन स्पेसिफाई किए हैं और आप उस रेगुलेटर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो वो भी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कंप्लाई होता है। सी फॉर क्रेडिटर्स, सी फॉर क्रेडिटर्स,
अब साहब क्रेडिटर्स ने बोला कि एक्रुअल बेसिस के हिसाब से नहीं, हमें तो कैश बेसिस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दीजिए। तो अपने क्रेडिटर्स के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। एंड सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है और कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है कि साहब कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, कैसे यूज करना है, सो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के यहां 3 एग्जांपल्स हैं। आरसीसी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आर से रेगुलेटर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन एस्टैब्लिश्ड बाय ए रेगुलेटर। C for creditors, that is cash basis of accounting and cash flow information for creditors, and C for contract यानी financial reporting provisions of a contract, जैसे कि कोई लोन एग्रीमेंट हो गया, कोई ग्रांट हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो अमेंडमेंट का पॉइंट है ना, ये पहला वाला पॉइंट है। पहले यहाँ लैंग्वेज कुछ और यूज किया हुआ था, अब लैंग्वेज कुछ और यूज किया है। उसके बाद पार्टिकुलरली एक चीज और क्लैरिफाई किया गया है, दिस इज ऑल्सो द अमेंडमेंट पार्ट, कि इस पूरे स्टैंडर्ड में जहां भी वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज होएगा, इस पूरे स्टैंडर्ड में जहां भी वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज होएगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होगा कंप्लीट सेट ऑफ सिंगल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होएगा, कंप्लीट सेट। ठीक है ना, जैसे अपन नॉर्मली कंप्लीट सेट की बात करते हैं ना कि यार बैलेंस शीट भी होगा, P&L भी होगा, सब कैश फ्लो भी होगा, नोट्स टू अकाउंट्स भी होंगे, सब कुछ होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ भी कंप्लीट सेट है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसीलिए है बिकॉज ऐसे 805 बात करता है अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट। तो दैट इज वाई यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ ये चीज। अब ये जो तीनों स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे ऐसे 800 हो, 805 हो, 810 हो, आप देखना एक कॉमन चीज होने वाली है तीनों स्टैंडर्ड्स में। आप तीनों स्टैंडर्ड्स को ना 3 फेज में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले अपन जब एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे तब किन बातों का ध्यान रखना है, फिर जब अपन प्लानिंग करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, तब किन बातों का ध्यान रखना है, और फिर अपन जब रिपोर्टिंग करेंगे तब किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो वापस से यहाँ ऐसे 800 में भी वही काम करते हैं। सबसे पहले जब एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे तब किसका ध्यान रखना है, फिर प्लानिंग परफॉर्मिंग के वक्त किसका ध्यान रखना है, और फिर रिपोर्टिंग के वक्त किसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। तो देखो भाई, अपन जब भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं ना, याद करो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, अपने दिमाग में आना चाहिए ऐसे 210। ऐसे 210 क्या था, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, डिटरमाइनिंग कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पे भी ऐसे 210 आएगा। तो जब भी अपन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट की बात करें तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ऐसा 210 आना चाहिए। दैट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। ठीक है, और आप जब भी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का ऑडिट करोगे, आप अंडरस्टैंडिंग लोगे किसकी, अपने पिया की। आप अंडरस्टैंडिंग लोगे किसकी, अपने पिया की। तो एक बार अपने मन में वो गाना गा लोगे, पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया। तो ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में अंडरस्टैंडिंग किसका लेगा ऑडिटर, अपने पिया की अंडरस्टैंडिंग लेगा। पिया की अंडरस्टैंडिंग लेगा मतलब सर पी फॉर पर्पस। पी फॉर पर्पस, किस पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना है। आई फॉर इंटेंडेड यूजर, की इंटेंडेड यूजर कौन है। एंड ए फॉर एक्सेप्टेबल एफआरएफ, कि जो भी जो एप्लीकेबल एफआरएफ, कि जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। सिंपल सी चीजें हैं। अब इसके अंदर आपको 2 से 3 चीजें और ध्यान रखनी है जो एमसीक्यू में काम आ सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क डेवलप किसने किया है, किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने किया है या फिर लॉ रेगुलेशन के द्वारा डेवलप हुआ है। अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क डेवलप किया है किसने, किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, तो हम मान के चलेंगे कि वो एक्सेप्टेबल है अगर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो की जाए, एक स्टैब्लिश प्रोसेस फॉलो की जाए। दूसरी चीज, अगर एफआरएफ डेवलप किया गया है बाय लॉ रेगुलेशन, तब भी हम एक्सेप्टेबल मान के चलेंगे अनलेस देयर आर नो इंडिकेशंस टू द कॉन्ट्ररी। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एफआरएफ डेवलप किया गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो हम ये मान के चलेंगे कि इट्स एक्सेप्टेबल अगर ऐसे 210 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। अगर ऐसे 210 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं और ऐसे 210 के अकॉर्डिंग जो भी एट्रीब्यूट्स हैं या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सेप्टेबल एफआरएफ के, वो सारे फुलफिल होते हैं। ठीक है, तो सिंपल चीजें हैं। अब उसके बाद आता है सर कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, मार्क दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। अब इसके अंदर सर कुछ रेफरेंसेस आप ध्यान रख के चलो। कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, आपको स्टैंडर्ड ध्यान रख के चलो कि यहाँ कौन कौन से स्टैंडर्ड्स लगने वाले हैं। यहां लगने वाला है ऐसे 200, यहां लगने वाला है ऐसे 260, यहां लगने वाला है ऐसे 320, दैट इज मैटुरिटी का जो स्टैंडर्ड है अपना। यहां लगने वाला है ऐसे 315, ठीक है ना, ऐसे 315। और आप देखोगे ऐसे 320 के 2 पॉइंट्स आएंगे।
ऐसे 320 के 2 पॉइंट्स आएंगे और एक फिर अपने ऐसे 315 लगेगा। तो अगर इतनी सी बात आप याद रख लोगे तो इसके सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। तो कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, तो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स लगेंगे सर? 200 लगेगा, 260 लगेगा कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी वाला जो स्टैंडर्ड है, 315 अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इसके अंदर अमेंडमेंट भी है, एंड 320 दैट इज मैटरलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। इसके 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ऐसे 200 लग रहे हैं। ऐसे 200 क्या बोलता था ऑडिटर को कि ऑडिटर शुड कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ऑडिटर शुड कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, याद है ना? तो वही वाली बात लिखी हुई है, that is auditor should comply with the ethical requirements including independence and all the standards that is relevant to audit, all the standards that is relevant to audit। और अगर पार्टिकुलरली किसी भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आपने क्या करना है? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। तो ये तो ऐसे 200 की बात हो गई। उसके बाद अगर बात करें तो ऐसे 315, अगर हम बात करें तो सर ऐसे 315 का भी बेसिकली 2 पॉइंट्स रहेगा। सबसे पहला, आप ऑब्टेन करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आपको याद होगा ऐसे 315 में आप अंडरस्टैंडिंग लेते थे अलग अलग चीजों का, कौन सा इंडस्ट्री है, कौन सा फ्रेमवर्क है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लोगे एंटिटी के सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का। और उसके अलावा 315 का एक और पॉइंट है जो बेसिकली अमेंडमेंट है, ठीक है। बट ऑल्दो ये चीज मैंने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था, बिकॉज ये कोई अमेंडमेंट नहीं है टेक्निकली, ये जो स्टैंडर्ड्स का बैर एक्ट है ना उसमें दिया हुआ है दैट इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट मैनेजमेंट हैज यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टिकुलरली ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा कि कौन से सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो मैनेजमेंट ने यूज किए हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब यहां पे वर्डिंग क्या यूज किया सर? अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस वर्ड को याद रखिएगा, आपको ये लिख के आना एग्जाम में, ये 2 शब्द लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा, सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब माना कब जाएगा कि एक इंटरप्रिटेशन सिग्निफिकेंट है? बोला मान लीजिए सर सपोज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस बनते हैं, इंटरप्रिटेशन ए, इंटरप्रिटेशन बी। इंटरप्रिटेशन ए की जगह अगर आपने बी भी ले लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इसका मतलब वो इंटरप्रिटेशन सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने इंटरप्रिटेशन ए की जगह इंटरप्रिटेशन बी ले लिया और बी को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिया, तो मटेरियल डिफरेंसेस आने वाला है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब साहब ये सिग्निफिकेंट है। तो दैट इज व्हाट दे आर क्लैरिफाइंग, that interpretation is significant when adoption of another reasonable interpretation would have produced a material difference in information presented in financial statements। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला सर? कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? 260 लगेगा। तो ऐसे 260 के हिसाब से आपको क्या करना है? आपको रिक्वायर करना है एज ए ऑडिटर कि हु आर द अप्रोप्रिएट पर्संस इन द एंटिटीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जिसको मेरे को कम्युनिकेट करना है। तो याद करो ऐसे 260 में क्या लिखा था? अपन डिटरमाइन करते थे किसको कम्युनिकेट करना है, हु आर द एप्रोप्रिएट पीपल। लेकिन आप बोलोगे सर किया तो था वहां कम्युनिकेट, किया तो था वहां डिसाइड। अरे भैया वो तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से डिसाइड किया था। अब हो सकता है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से जो एप्रोप्रिएट लोग हो वो अलग हो, तो भाई दोबारा से डिटरमाइन कर लो। और उसके बाद ऐसे 320 की 2 रिक्वायरमेंट्स है सर ऐसे 320 की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले ऐसे 320 की 2 रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आप जब वहां जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से ऐसे 320 को अप्लाई करते थे, तो आप मैटरलिटी का जजमेंट जो बनाते थे उसमें ना आप कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ कॉमन यूजर्स का ध्यान रखते थे। क्या करते थे सर? कॉमन इंफॉर्मेशन नीड ऑफ कॉमन यूजर्स का ध्यान रखते थे। लेकिन यहां पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप जब मैटरलिटी के स्टैंडर्ड को अप्लाई करोगे तो यहां पे आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स का ध्यान रखोगे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर्स का ध्यान रखोगे। एकदम माइनस सा डिफरेंस है। और एक और पॉइंट साहब जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए ऐसे 320 का ही है, बोला हो सकता है आपने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, हो सकता है जब पर्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से बनाया गया, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से बनाया, तो थर्ड पार्टी से इंटेंडेड यूजर से पहले ही मैनेजमेंट ने एग्री कर लिया कि बॉस इसके नीचे पार्टिकुलरली मान लो एक अमाउंट फिक्स कर लिया, एक थ्रेशोल्ड फिक्स कर लिया, मान लो 2 करोड़, कि 2 करोड़ के नीचे जो मेटल मिस स्टेटमेंट होंगे उसको अपन मेटेरियल नहीं मानेंगे, उसको अपन करेक्ट नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी मैनेजमेंट ने क्या कर लिया सर, थर्ड पार्टी से इंटेंडेड यूजर से एक लिमिट डिसाइड कर ली कि 2 करोड़ से नीचे जो भी गलतियां मिलेंगी हम उसे एडजस्ट नहीं करेंगे, हम उसे करेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी।
मतलब एक तरीके से उन लोगों ने आपस में मैच्योरिटी लेवल डिसाइड कर लिया। तो बोला सर वो मैच्योरिटी लेवल ना मैनेजमेंट ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर डिसाइड किया है, वो ऑडिटर ने डिसाइड नहीं किया है, वो आपने डिसाइड नहीं किया है, आपका काम है मैच्योरिटी डिसाइड करना एज पर ऐसे 320, तो वो आपको डिसाइड करके चलना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई थ्रेशोल्ड मैनेजमेंट डिसाइड करके बैठा है, that will not relieve your responsibility to determine maturity in accordance with SA 320 for the purpose of planning and performing the audit. ठीक है ना, रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए यू माइट कंसिडर दैट थ्रेशोल्ड, but for the purpose of planning and for the purpose of performance you will have also have to determine the maturity as per SA 320. तो अगर क्वेश्चन में बताए वो हो सकता है केस स्टडी दे दे कि मैनेजमेंट ने ऐसा ऐसा थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लिया ये वो, तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी विल हैव टू डिटरमाइन आवर मैच्योरिटी। उसके बाद अगला आता है सर फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। तो जब भी आप एन ओपिनियन फॉर्म करेंगे, रिपोर्ट करेंगे ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे 700 के रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, ऐसे 700 रिक्वायर्स द ऑडिटर। अब यहाँ ऐसे 700 की बात आ रही है, यहाँ पे ऐसे 700 एप्लीकेबल हो रहा है। ऐसे 700 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू इवैल्यूएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली रेफर और डिस्क्राइब द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो भैया ऐसे 700 के हिसाब से जो भी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, तो पार्टिकुलरली हमेशा वहां भी एफआरएफ का डिस्क्रिप्शन होता है, और फाइनेंशियल ऑडिटर को इवैल्यूएट करना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें एफआरएफ का डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है, उसमें मैनेजमेंट ने एफआरएफ का डिस्क्रिप्शन दिया है कि नहीं दिया। एंड इन द केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि जो भी सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका भी डिस्कशन मैनेजमेंट ने किया है कि नहीं किया। ठीक है जी। उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट में हमारा जो ऑडिट रिपोर्ट होगा, कौन सा वाला ऑडिट रिपोर्ट सर, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर डिस्क्राइब करने वाला है, क्या डिस्क्राइब करने वाला है साहब, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर डिस्क्राइब करने वाला है पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया, मतलब पर्पस फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, आई फॉर इंटेंडेड यूजर्स, ए फॉर एक्सेप्टेबल एफआरएफ यूज्ड। और अगर मान लो मैनेजमेंट के पास चॉइस है मल्टीपल एफआरएफ का, मैनेजमेंट के पास चॉइस है मल्टीपल एफआरएफ का, वो मल्टीपल एफआरएफ में से कोई सा भी एफआरएफ यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है, तो अपन ये भी लिखेंगे कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट एफआरएफ, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट एफआरएफ। तो एक तो अपने को ये रिपोर्ट करना है। उसके अलावा सर अगर ऑडिटर डिसाइड करता है कि वो की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहता है, किसमें की ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड करना चाहता है इन द रिपोर्ट ऑन एसपीएफएस, तो सर की ऑडिट मैटर का स्टैंडर्ड कौन सा था, 701, तो 701 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखो बेटा, वैसे तो की ऑडिट मैटर यहां इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल अगर ऑडिटर इंक्लूड करना चाहता है अपनी भक्ति भावना से, अपनी इच्छा से, तो करे, बट 701 फिर लग जाएगा, 701 एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके अलावा सर यहां ऐसा 720 भी लगेगा, 706 भी लगेगा। तो यहां रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में ना पहली मार्क कर लेना कौन कौन से स्टैंडर्ड्स लगने वाले हैं। 700 लगने वाले हैं सर, 701 लगने वाला है सर, 720 लगने वाला है, 706 लगने वाला है। अब क्या बोला सर, 720 क्या था, अदर इंफॉर्मेशन, 720 क्या था, अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, बोला जिस भी रिपोर्ट में एसपीएफएस होगा, जिस भी रिपोर्ट में एसपीएफएस होगा, दैट इज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ओनर्स और स्टेक होल्डर्स, सिमिलर स्टेक होल्डर्स। सिमिलर स्टेक होल्डर्स मतलब वो स्पेसिफिक यूजर्स जिनके लिए हमने स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है। ठीक है, तो जिस भी रिपोर्ट में एसपीएफएस होगा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ओनर्स और सिमिलर स्टेक होल्डर्स, उनको एनुअल रिपोर्ट्स मान के चलेंगे एज पर एसए 720, उनको एनुअल रिपोर्ट्स मान के चलेंगे। और एनुअल रिपोर्ट्स अगर मान के चलेंगे सर, तो साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा 720 अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके अलावा बोला सर ऐसा 706 भी लगेगा, ऐसा 706 भी लगेगा। ऐसा 706 क्यों लगेगा सर, एक जगह 706 में ओएम पैरा का रेफरेंस आने वाला है सर, और एक जगह ईओएम पैरा का रेफरेंस आने वाला है। अच्छा, ओएम पैरा का रेफरेंस किस चीज में आएगा, बोला देखो भाई, आप अभी रिपोर्टिंग किसका कर रहे हो, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कर रहे हो, बट आप चाहो तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रेफर कर सकते हो अपने इस रिपोर्ट में। और अगर रिपोर्ट करोगे तो कौन सा पैरा यूज करोगे, ओएम पैरा 706। और उसके अलावा आप यूजर्स को क्या कर सकते हो सर, आपको यूजर्स को क्या करना पड़ेगा सर, अलर्ट करना पड़ेगा। अब देखना, आपको यूजर्स को अलर्ट करना पड़ेगा, अपने रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि साहब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई है ना, जिसका अपन ने ऑडिट किया है, ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर हुआ है। वरना यूजर्स ये ना सोच ले ये तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला ही, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क वाला ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो आप अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हो, उसके ऊपर रिपोर्ट इशू कर रहे हो, अपने रिपोर्ट में आप क्लियरली यूजर्स को अलर्ट करोगे कि बॉस
ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई है ना, वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से हुई है। और अलर्ट कहाँ करोगे साहब? ईओएम पैरा में। अलर्ट कहाँ करोगे? ईओएम पैरा में, इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर। यानी ईओएम पैरा इंक्लूड करना सर यहाँ मैंडेटरी है। ईओएम पैरा इंक्लूड करना यहाँ मैंडेटरी है, ठीक है ना। आपको रेफर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई अलर्ट करना पड़ेगा कि अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया मैनेजमेंट ने वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया। और ओएम पैरा इंक्लूड करना ऑप्शनल है। ऑडिटर मे रेफर टू ओएम पैरा द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो। तो याद रखना कि ईओएम मैंडेटरी, ओएम ऑप्शनल, कैम ऑप्शनल। अगर इंक्लूड करता है तो 701 एप्लीकेबल है। और 720 भी एक तरीके से मैंडेटरी है कि जिस भी रिपोर्ट में एसपीएफएस आएगा तो उसको एनुअल रिपोर्ट माना जाएगा एज पर ऐसा 720, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इन दिस वेरी स्टैंडर्ड दैट इज एसए 800। आई बिलीव क्लियर हो गया होगा, चीजें याद हो गई होगी। चाहिए तो दोबारा से एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा स्पीड बढ़ाकर वीडियो देख सकते हैं।